की वजह से धरना छोड़कर एक चैनल की ओबी वैन में जाकर आराम फरमाने लगे। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है प्राइम टाइम में। और आज जैसा है मसले पर हम बात करने जा रहे हैं वो है 16 का फैक्टर। यानी 16 तारीख बहुत करीब है और ऐसे में 16 तारीख को क्या कुछ पिटारे से निकलेगा, किसके उम्मीदों पे वो खरा उतरेगा, क्या फिर वो कांग्रेस होगा या फिर भारतीय जनता पार्टी या फिर थर्ड फ्रंट। इसी अहम विषय पर हम हमारी चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन उससे पहले देश भर में अगर बात की जाए तो 8 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, अभी भी एक चरण का चुनाव होना बाकी है। लेकिन अब सबकी निगाहें जो है लग गई है आने वाले 16 मई के ऊपर। यही वो दिन है जिस दिन का वाकई बेसब्री से बड़े बड़े दिग्गजों की किस्मत का इस दिन पर फैसला होगा। चाहे फिर वो नरेंद्र मोदी हो, राहुल गांधी समेत तमाम बड़े नेताओं के प्रतिष्ठाओं का फैसला इसी दिन होना है। तो पूरे देश की जनता को इंतजार है तो बस 16 मई का इसी दिन इस बात से पर्दा उठना है कि देश में किसकी सत्ता आती है। आम आदमी की उम्मीदें टिकी होती है सरकार से, उनके घर का चूल्हा कैसे चलेगा यह तय होता है सरकार की नीतियों से। यही वजह है कि इस बार भी सभी निगाहें लगी है 16 के फैक्टर पर। 16 मई ऐसा दिन जिस पर टिकी है सारी देश की निगाहें। इस दिन फैसला होना है कि अगले 5 साल कौन करेगा देश पर राज, किसके हाथ में होगी सत्ता की चाबी और किसे करना पड़ेगा अगले 5 साल तक इंतजार। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में से कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री, इसी दिन ये तय होना है। देश में अब तक 8 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। 12 मई को आखिरी चरण का मतदान है, जिसके बाद शुरू हो जाएगा 16 का फैक्टर। किसकी किस्मत चमकेगी और किसे हाथ लगेगी मायूसी, इसका फैसला इस दिन होगा। चुनावी शोर जिसने इतने दिनों तक नेताओं को देश भर में दौड़ाया, एक एक दिन में कई सारी रैलियां करते हुए एक दूसरे पर बरसते रहे, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा, तो बस इसी दिन के लिए इस दिन फैसला होना है बड़े बड़े दिग्गजों की किस्मत का। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल, मुलायम सिंह, मायावती समेत तमाम दिग्गजों की हार जीत का फैसला इसी दिन होना है। 16 मई को हर किसी की निगाहें लगी होंगी अपने टीवी सेट पर। हर कोई जानना चाहेगा कि उनका अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि सरकार की नीतियों से ही जलता है आम आदमी के घर का चूल्हा। बीजेपी, कांग्रेस के अलावा तमाम क्षेत्रीय पार्टी ने अपनी जीत तय करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। हर किसी को पूरी उम्मीद है कि इस बार उनकी पार्टी पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन करेगी। ऊंट किस करवट बैठेगा इसका पता तो आने वाले 16 मई को ही चलेगा। 16 का फैक्टर किसकी किस्मत बनाता है और किसकी बिगाड़ता है, इसका फैसला बस कुछ ही दिनों में चल जाएगा। न्यूज डेस्क, लेमन न्यूज, मुंबई। तो 16 का फैक्टर एक अहम भूमिका निभाएगा। 16 तारीख है, इस देश का मुस्तकबिल लिखा जाएगा 16 तारीख को, क्योंकि पता चलेगा कौन जीता और कौन हारा। लेकिन इस अहम विषय पर हमारे साथ जो मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, सबसे पहले उनका तारुफ करवाता हूं। हमारे साथ में वरिष्ठ समाज सेवक श्री इरशाद खतीब साहब इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। सर, आपका स्वागत है। दूसरी तरफ हमारे साथ में
वरिष्ठ पत्रकार अमर त्रिपाठी जी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। सर, आपका भी स्वागत है। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है इस चर्चा में। लेकिन यहां पे शुरुआत करूंगा मैं सबसे पहले इरशाद खतीब साहब आपसे। जहां तक का बीजेपी की लहर की यहां पे बात की जा रही है, लगभग जो स्पेकुलेशंस, जो प्रेडिक्शंस की जा रही है, लेकिन इस प्रेडिक्शन के बीच जो लगभग 200 से ज्यादा आंकड़े जो बीजेपी को दिए जा रहे हैं, जो लहर मानी जा रही है नरेंद्र मोदी की, विशेषकर अगर बीजेपी की बात करूं तो आपके स्पेकुलेशंस क्या कुछ कह रहे हैं यहां पर कि क्या बीजेपी में जो आज नरेंद्र मोदी की लहर है, क्या इस लहर को वो सत्ता में कन्वर्ट कर पाएगी? जहाँ तक मेरा ख्याल है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी जी हार्डली, मैं समझता हूँ कि 190 और 200 के करीब रह सकती, इसके ऊपर जाना मुश्किल है। जी जो कुछ आज जो लहर की बात कर रहे हैं, ये लहर नहीं है, ये बस स्पेकुलेशन है लोगों का। ये है उन्हीं के पार्टी का कि हम लोग आएंगे, सत्ता में आएंगे, लेकिन सत्ता में आना इतना इजी नहीं है। उन्हें चने नहीं पत्थर चबाना पड़ेंगे उन्हें, क्योंकि वो समझते हैं कि हमको पूरी मेजॉरिटी मिलेगी। तो उनकी गलतफहमी है और वो सत्ता नहीं बना। मेरे ख्याल से न कांग्रेस को ये मिलेगी मेजॉरिटी, एनडीए को, न यूपीए को, दोनों को नहीं मिलेंगे। इसमें कुछ थर्ड फ्रंट का काम आने वाला है, ये आपको रिजल्ट 16 तारीख बताएगी। क्या खामियां यहां पर नजर आ रही है यहां पर अमर त्रिपाठी जी आपको, कि भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से जो तमाम स्ट्रेटेजी उन्होंने अपने तरीके से जो पुट ऑन की है यहां पर, और मेक श्योर किया है कि जो स्टाइल में, जिस स्टाइल ऑफ लेवल में सोशल मीडिया हो या जो पब्लिसिटी हो, उस तरीके का जो एक वर्कआउट किया गया है, एक लहर है और एक कॉन्फिडेंस लेवल इतना है कि मैंडेट में भी आ सकती है एनडीए सरकार, क्योंकि लोग बदलाव चाहते हैं। क्या ये बदलाव देखने को मिलेगा, और यदि अगर नहीं तो इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, एक पिक्चर में दिखाता हूँ आपको उत्तर प्रदेश का। जी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बहुत चर्चा नहीं हो रही थी। बीजेपी किस हालत में पहुंच गई थी, ये पूरा देश जानता है, सबको पता है। पर अचानक आप देखिए कि बीजेपी में हर आदमी के मुंह से भी उत्तर प्रदेश में नाम, चर्चा और सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसा क्या हुआ, आप मुझे बताएं कि जहां बीजेपी रेस में नहीं हो और अचानक वो रेस में आ गई हो और सारी बात सब जगह, तो कहीं न कहीं कोई न कोई बात तो माननी पड़ेगी कि है। अब उसको आप मोदी जी की लहर कहें या नहीं कहें, अलग मुद्दा है, लेकिन सारी जगह पे आप देखें पूरे देश में तो कहीं न कहीं लोग इस बात को तो मान रहे हैं और कर भी रहे हैं कि सत्ता जो है, जहाँ तक सवाल आपने सीट का पूछा, सीट में जो हमारे माननीय मित्र जी ने बताया कि 190-200 हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 240, 235, 240 के आसपास आना चाहिए। बहुमत तो पूरा नहीं होगा, लेकिन सरकार बनाने के लिए जब आपके पास एक आंकड़ा आ जाता है तो अपने आप लोग फिर कई तरह से जुड़ना शुरू कर देते हैं, तो बात आगे बढ़नी शुरू हो जाती है। जी, लेकिन जिस प्रकार से इरशाद खतीब साहब आपने जो कहा है 190 से 200 का आंकड़ा, मान के चलिए अगर 200 या फिर 220 भी, ये स्पेकुलेशन है महज, कि अगर आ भी जाती है खतीब साहब, तो बाकी के 50 वो कौन से दल होंगे जो सपोर्ट कर सकते हैं सत्ता बनाने के लिए, खास करके नरेंद्र मोदी के लिए, या फिर मुश्किल है? बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है जी, क्योंकि आपने देखा है कि एनडीए में जो पार्टीज थे, जैसे नीतीश कुमार थे और भी दूसरे थे, जिन्होंने जैसा ही उन्होंने प्रोजेक्ट किया नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर के लिए, तो उन्होंने एनडीए से अपना साथ छोड़ दिया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि अगर इनको सपोज 190-200 तक मिलते हैं, बाकी के दलों को अगर साथ लाना है, तो मैं नहीं समझता हूं कि मोदी को अगर ये बनाते प्राइम मिनिस्टर तो ये लोग उसको सपोर्ट करेंगे। जी, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर त्रिपाठी सर, अगर खतीब साहब ने जो कहा है, बिल्कुल दुरुस्त बात यहाँ पे कही है कि कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क जरूर आता है। यानी ये मान के चलिए कि अगर इनके अलायंस अगर बीजेपी की देखे तो महाराष्ट्र में उनकी अलायंस जो है ये शिवसेना के साथ में है। दूसरी तरफ कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक में येदियुरप्पा के साथ थी, अलायंस टूट गए और फिर येदियुरप्पा अभी कह रहे कि मैं समर्थन दूंगा एनडीए को, वो अलग है। लेकिन पंजाब की बात करें, शिरोमणि अकाली दल है। बिहार में जहां तक का जेडीयू नीतीश कुमार ने जो अपना समर्थन निकाल लिया है, तो ऐसे में
समर्थन अगर देने की बात आती है, सिरे से ममता बनर्जी एक बचती है, समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव बचते हैं, या फिर बसपा की जो अध्यक्ष है मायावती ये बचती है। लेकिन ये इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये समर्थन देने वाले नहीं है। तो फिर ये आंकड़े जो 50 के है या शॉर्ट गिर सकते हैं एनडीए को सरकार बनाने में, तो इसका क्या, कहां से ये जुगाड़ कर पाएंगे? देखिए, एक बहुत अच्छी बात कही कि नीतीश जो है वो उन्होंने विड्रॉ किया। जी नीतीश के विड्रॉ करने से बिहार की जो हालत हुई है वो आप देखें, नीतीश बहुत अच्छा काम कर, इसमें कोई दो राय नहीं। जी लेकिन जो जनमानस है, जो लोग हैं, वो देखते हैं कि साथ में काम किया, साथ में लोग रहे, यारी दोस्ती रही, और आप अचानक मोदी के नाम पे हो या बीजेपी के नाम पे हो, जो भी हो, लोग ये देखते हैं कि रिश्ता टूटा तो उसमें दोस्ती कहाँ रही है, संबंध कितने निभाए गए। इस चीज को हमारे उत्तर प्रदेश बिहार के लोग बहुत ज्यादा देखते हैं, उनको आदत है इस तरह की। तो उसका फर्क पड़ रहा है यहाँ पे नीतीश पे। लालू के ऊपर आने का फैक्टर यही हुआ कि लोगों को ऐसा लगा कि ये जो दो तरह की बातें चल रही कि इन्होंने साथ छोड़ दिया। साथ छोड़ना हमारे यहाँ लोग बहुत पसंद नहीं करते हैं, मानते नहीं। आप जो कह रहे हैं कि आंकड़े कहाँ से पूरे होंगे, आप देखते जाइएगा, जैसे जैसे सरकार बनने का समय आएगा, पता नहीं कहाँ से ये छिपे छिपे आंकड़े निकल के चले आते हैं, और जो लोग दुश्मन जैसे होते हैं वो दोस्तों जैसा बनते चले जाते हैं। राजनीति में लोग आंकड़ों के खेल में कैसे लोग दोस्त हो जाते हैं वो समझ में नहीं आता। हम लोग तो मतलब कैसे चेहरे बदलते हैं, अजीब हालत और अजीब चीजों को आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात जरूर है, मुझे लगता है आपका मुद्दा भी होगा कि अगर सरकार बनी भी तो स्थायित्व कितना होगा, बिल्कुल स्थायी कितना होगा, आगे कितने दिन बढ़ेंगे, कितने दिन चलेंगे, क्या क्या चीजें होंगी, वो एक मुद्दा जरूर है। लेकिन यहाँ पर खतीब साहब जिस प्रकार से इन्होंने कहा है, त्रिपाठी सर ने, कि कहीं ना कहीं छुपे छुपे दल है जो सपोर्ट करेंगे, ये मान के चला जाए अगर वो दल सपोर्ट कर भी रहे, यदि अगर मैंडेट में आ भी नहीं सकते या समर्थन की ऐसी जरूरत आन भी पड़ती है, तो 40-50 सीटों का जो एक जुगाड़ होगा, अगर समर्थन देने के बाद में समर्थन देने वाले अगर ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब हमें प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के शायद फिर कोई और भी प्रधानमंत्री हो सकते मसलन, या फिर वो ये कह सकते हैं कि राजनाथ सिंह अगर होते तो हम समर्थन देंगे, या सुषमा स्वराज होती है तो हम समर्थन देंगे, या लाल कृष्ण आडवाणी होते तो हम समर्थन देंगे। क्या ये बातें आने वाले दिनों में हो सकती है? ये सिर्फ महज एक डिस्कशन है। प्रशांत भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। मेरा भी यही कहना है कि अगर नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट न करते हुए अगर प्राइम मिनिस्टर के लिए जब अगर सपोज उनको नहीं मिलती मेजॉरिटी, तो बाहर के जितने भी दूसरे पार्टीज है वो नरेंद्र मोदी छोड़ के किसी और को बनाए तो शायद मैं समझता हूँ वो लोग उसको सपोर्ट कर सकते हैं बाहर से। और लेकिन इसमें भी हॉर्स ट्रेडिंग होगी, अपने अपने ये रहेंगे, उसमें डिमांड्स रहेंगे। तो अगर होता भी है तो ये स्थायी गवर्नमेंट नहीं होगी, 1-2 साल के अंदर वापस से इलेक्शन आना ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है यहाँ पर। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक का सवाल है, कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई है पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं में, और खास करके फ्रंट लाइन से जो भारतीय जनता पार्टी को लीड कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, उनका कॉन्फिडेंस तो माशाल्लाह अपने शबाब पर है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट ज़रूर है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि उनकी जो आज जितनी भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो रैलियां हुई है उसका इम्पैक्ट सत्ता में जरूर परिवर्तन होगा। लेकिन अगर बीजेपी छोड़ अगर त्रिपाठी सर अगर कांग्रेस की बात की जाए, तो डे वन से ऐसा लग रहा है कि एक यूनिटी नहीं है, एक कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन नहीं है। राहुल गांधी के नाम पे कांग्रेस चुनाव जरूर लड़ रही है, लेकिन सात चरणों तक का प्रियंका गांधी कहीं पे भी नदारत नहीं थी, लेकिन 7वें चरण में प्रियंका गांधी का आना, क्या ये सिग्नल था कांग्रेस के लिए कि यस आज हम बहुत पीछे हैं बीजेपी की तुलना में? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, पर मैं एक आम आदमी की बात करना चाहूँगा। एक दिलचस्प वाकया बोलूँगा मैं जो आम आदमी चर्चा करता है। नरेंद्र मोदी सरकार बनाएंगे या कितनी सीट मिलेगी, उसमें एक ये बात होती है कि अगर 240 नहीं मिला या 250 नहीं मिला या वो नहीं बनाने की पोजीशन में होंगे तो वो खुद ही नहीं बनेंगे वो। और वो खुद इसलिए नहीं बनना चाहेंगे क्योंकि उनको पता है कि वो काम नहीं कर पाएंगे। ये आम आदमी की बात है। राजनीति क्या कहती है वो अलग मुद्दा है। राजनीति तो ये कहती है कि जोड़ तोड़ करके खुद को प्रोजेक्ट करके कैसे भी सत्ता में बने रहना और काम करना। तो वो इनका ये मतलब हो कि अगर नहीं पूरा हुआ तो कोई न कोई आदमी उनके बीच का बन करके और वो करेगा। ऐसा भी एक चर्चा चल रही है। सवाल जहाँ तक आप कर रहे हैं राजीव गांधी का और कांग्रेस की पार्टी का, पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि ये सारे लोग एकदम बैकफुट पे जाते नजर आए। क्यों ऐसा मुझे मालूम नहीं। काम उन्होंने बहुत किया, ऐसा नहीं काम नहीं किया, पर 2-3 चीज़ों ने जो ये भ्रष्टाचार 3-4 भ्रष्टाचार बड़े हो गए,
इन्होंने पूरी मिटिया पलीत कर दी जी। और ये उस चीज़ में बिल्कुल आकर के फंस गए और जो हालत इनकी हुई वो आप जाके देखें। अमेठी में आज भी उनका बड़ा सम्मान है, उनके परिवारों का, ऐसा नहीं है, लेकिन परिस्थिति बदली हुई है। स्मृति ईरानी के जाने के बाद आप वहाँ जाके देखेंगे तो परिस्थिति बदली हुई है। जी। पर ऊंट किस करोड़ बैठेगा अमेठी का, ये आपको बड़ा मुश्किल कहना है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वक्त अमेठी का रुख किस तरफ बदलेगा, लेकिन यहाँ पर खतीब साहब आपसे भी जानने की कोशिश करूंगा, जिस लय में, जिस फॉर्म में एक 10 साल तक का आपने डोमिनेट किया, आप सत्ता में हो और अगर आपको डिफेंड करना है तो आपको 10 गुनी ज़्यादा ताकत लगानी है। मसलन जो बीजेपी ने जो अपनी ताकत लगाई है कंपेयर टू कांग्रेस की बात करें तो लग तो ऐसा रहा है, जिस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान स्टेटमेंट दे रहे हैं या बड़े बड़े नेता जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि थर्ड फ्रंट को हम सपोर्ट करेंगे, कहीं ना कहीं वो जो एक किलिंग इंस्टिंक्ट है वो कहीं ना कहीं मरता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। यानी कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं है कि यस हम सत्ता में दोबारा आ सकते हैं या हम उस हिसाब से बात करें। आपने बिल्कुल सही कहा कि पृथ्वीराज चौहान और दूसरे कांग्रेस नेता जो हैं उन्होंने हिम्मत तो हार दी है, ये की है, हिम्मत छोड़ दी है उन्होंने कि हम लोग बाहर से सपोर्ट करेंगे। नहीं, इससे साफ जाहिर होता है कि वो खुद कांग्रेस पार्टी सरेंडर हो चुकी है कि हम लोग, हमारा जीतना मुश्किल नजर आ रहा है और उसके लिए वो खुद उन्हीं के सारे लोग जिम्मेदार हैं, नेता लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार को ज़्यादा आगे बढ़ाया। भ्रष्टाचार है, महंगाई, लोग गरीब लोग को खाने के लिए आप देखेंगे कि उनको एक सिलेंडर लेने के लिए आप पहले 3 सिलेंडर देने का वादा किए, फिर उसके बाद 6 किए, उसके बाद 9 किए और इस तरह से ब्लैक में भी आज 400-450 रुपए का जो सिलेंडर है वो गरीब आदमी को कल 1200 रुपए में भी लेना पड़ता है। कहाँ से? और यहाँ पे जो ये लोगों ने भ्रष्टाचार किए, यहाँ तो लाखों, हजारों, लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार किए जो खा के डकार भी कब लिए उसका भी पता नहीं चला कि इन लोगों ने। सिंचन में देखो, महाराष्ट्र में देखो कि जहाँ पे 1% का काम नहीं हुआ 70,000 करोड़ रुपए का घपला हो गया है। ऐसे कई घपले हुए, उसके जिम्मेदार ये गवर्नमेंट है। अगर यही गवर्नमेंट, ये जो 10 साल से काम करते थे, अगर अच्छे काम करते अपने अपने इलाकों में तो मैं नहीं समझता इनको इस तरह से करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए यहाँ पे इलेक्शन के लिए खत्म कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि कोई रैली में जो आप मजमुआ देखते हैं वो लोग में 90% लोग अंदर ऐसे होते हैं जिनको दिन की मजूरी दे के लाया जाता है, लेडीज है, जेंट्स है। तो मजमुए पर आप मत जाइए, ये सारा काम बिकॉज ऑफ भ्रष्टाचार, ये भ्रष्टाचार की वजह से ये सारे पैसे खा चुके हैं। तो इसको कहीं ना कहीं रोकना है और इसको रोकने के लिए मैं समझता हूं कि अभी एक नया कुछ मोड़ आ गया है। जैसा कि आपने देखा है कि दिल्ली में आम आदमी, केजरीवाल की पार्टी, आप पार्टी आई है, तो ये एक फ्लूक कार्ड इस इलेक्शन में होगा। अगर इस इलेक्शन में वो लोग, केजरीवाल अगर 20-25 से 30 सीट अगर फ्लूक में आते हैं उनके, तो मैं समझता हूं ये केजरीवाल इसमें किंग मेकर बन के रहेंगे। बिल्कुल, क्या बात है ये, जिस प्रकार से यहाँ पर खतीब साहब ने जो कहा है, यदि अगर फ्लूक कार्ड चलता है, यदि पे खाली इफ एंड बट्स की बात हो रही है, यदि अगर वो आंकड़े जो दिखाए गए हैं कि 7 से 10 सीटों के बीच में आप पार्टी सिमट जाएगी, लेकिन ऐसे में मान के चलिए अगर ये ज़्यादा तादाद में अगर बढ़ती है त्रिपाठी सर, तो क्या फिर खतीब साहब जो कह रहे हैं, क्या उसमें कितना तथ्य है? क्या फिर वो किंग मेकर की भूमिका करेंगे यदि अगर 20 से 25 सीट आ जाती है तो? देखिए, पर्सनली जो मैं बताऊं, केजरीवाल जी का जो तरीका है, स्टाइल है, और जिस तरह के वो एक ईमानदार आदमी है, उनकी इच्छा भी है, उसी से आकर्षित होकर के पूरे देश में वहाँ का यूथ, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर, हर जगह पर उनसे जुड़ चुका था। पर जिस तरह का सरेंडर उन्होंने किया दिल्ली में और जिस तरह से सरकार को उन्होंने छोड़ा, वो इसलिए भी छोड़ा शायद उन्होंने कि एक अपनी पार्टी को एक नेशनल लेवल पे करने के लिए उनको ये सारा कुछ करना पड़ा होगा। उनके पीछे उनकी एक सोची समझी एक राजनीति रही होगी। पर कहीं आप हैं सत्ता में और उस सत्ता को आप अचानक छोड़ दें, रिक्शे वाले और टैक्सी वाले जिन लोगों ने आपको ऊंचा बढ़ाया, बड़ा बनाया, वो आपके खिलाफ जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप जब सत्ता में होते हैं, आपके पास पैसा होता है, पैसे को आप किसी तरह से बांट दें, दे दें, वो ठीक है, पर उसको जनरेट करना, उसको चलाए रखना, एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना, इस मुद्दे पे वो थोड़ा सा लोगों के मन में, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं जो जुड़े थे उनसे, वो सब पढ़े लिखे लोग आज, उन लोगों को थोड़ी सी निराशा तो हुई। भाई साहब जहाँ तक कह रहे हैं कि एक 15-20 सीट अगर आ गई तो
वो किंग मेकर बन सकते हैं, हो सकता है, पर इतना ज़्यादा बनने के कहाँ कहाँ चांस लग रहे हैं, कौन कौन सी स्टेप वो लग रही है जो आ जाएगी। मेरे को लगता है अगर 5-6-7 सीट भी आ जाए तो काफ़ी होगी। 15 का आंकड़ा कहाँ से आएगा वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जी चलिए, शायद आपकी अपनी स्पेकुलेशन से खतीब साहब का अपना अंदाज़ा है, और लेकिन अंदाज़े के साथ में उन्होंने ज़रूर ये कहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक फ्लूक, ये फ्लूकी है, यानी शायद अगर कुछ हुआ है तो तकदीर कुछ भी करवा सकती है, पॉलिटिक्स में एवरीथिंग इज़ फेयर। लेकिन क्या कुछ तस्वीर होगी? लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी सवाल ये पैदा होता है खतीब साहब कि यदि अगर कांग्रेस अप टू द मार्क परफॉर्म नहीं कर पा रही है, या कहीं ना कहीं उनके ओवरऑल एक प्रेजेंटेशन में कहीं ना कहीं कमी खल भी रही है, बीजेपी पावरफुल लग रही है, लेकिन ऐसे में जो थर्ड फ्रंट है हमें इन्हें भी नहीं भूलना चाहिए। मसलन अगर मायावती बसपा की जो अध्यक्ष है, अगर वो सीटें लेने में कामयाब होती है, मुलायम सिंह यादव की सीटों में शायद इजाफा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। और तीसरी तरफ अगर बात की जाए ममता बनर्जी की, या फिर जयललिता की, या AIDMK की, या TDP की, और बीजू जनता दल एक है, यानी ये सारा जो क्लबिंग, ये सारा बेल्ट है, ये बेल्ट अगर इकट्ठा होता है तो क्या थर्ड फ्रंट आने की पूरी संभावना है सर? चांसेस 30-40% के चांसेस है कि थर्ड फ्रंट आएगी, लेकिन मैं समझता हूं कि किसी को मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, न एनडीए को मिलेगी, न यूपीए को मिलेगी, न थर्ड फ्रंट को मिलेगी। ये खिचड़ी गवर्नमेंट होने वाली है। और मैंने आपको फिर से कहूंगा कि आप पार्टी एक फ्लूक कार्ड है, अगर उसका फ्लूक कार्ड चल गया, जिस तरह से दिल्ली में उनका चला था असेंबली में, उसी तरह अगर यहाँ भी चलता है तो शायद कुछ चेंजेस आ सकते हैं, बगैर थर्ड फ्रंट को चांस मिल सकता है। लेकिन सर खतीब साहब, यहाँ पे रीजनल पार्टियां जो है हर एक स्टेट की, इसका कितना बड़ा एक इम्पैक्ट होगा इस 16वीं लोकसभा चुनाव के ऊपर? जरूर होगा, रीजनल पार्टी का इम्पैक्ट होगा। जितने भी रीजनल पार्टी है, आप देखिए, ममता बनर्जी है, जयललिता है, मुलायम सिंह यादव है, जो अपने अपने इलाकों में जिन्हें सीट मिलेंगे ज़्यादा, तो इसका ज़रूर इम्पैक्ट पड़ेगा, थर्ड फ्रंट के लिए काम आ जाएगा। जी, यानी रीजनल पार्टियों का इम्पैक्ट यहाँ पे देखा गया है, देखा जा सकता है। लेकिन ऐसे में त्रिपाठी सर आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि एट द एंड ऑफ द डे सारी ताकत है, और अगर यूथ की यहाँ पे अगर फोकस किया जाए, मसलन दोनों पार्टियां कांग्रेस एंड बीजेपी, ये मोर फोकस ऑन द यूथ ओरिएंटेड ज़्यादा रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के भाषण में हमेशा उन्होंने यूथ को ही टारगेट किया। इनफैक्ट राहुल गांधी भी यूथ से ज़्यादा प्रभावित रहे हैं। तो ऐसे में लगता है कि राहुल गांधी की जो उम्र दराज में वो है, वो यूथ को ज़्यादा फोकस, ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर ऑन अ गुड नोट वेयर जहाँ पर नरेंद्र मोदी साहब ये कह रहे हैं कि आज युवा जो बेरोजगार है सबसे बड़ी चिंता का विषय है, और रोजगार के ऊपर वो ज़्यादा एम्फोसाइज कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो लगता है आज का जो यूथ है, ये क्या यूथ को ज़्यादा पसंद कर रहा है, या फिर एक एक्सपीरियंस, एक ऐसे नेतृत्व को जो देश के नेतृत्व में सबसे नंबर 1 होगा? बहुत बढ़िया विषय आपने ये निकाला है जी। मैं इसमें एक बात करना चाहूँगा कि नेता बनना यूथ का, या जो एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस में कितने लोग हैं जो नेता बनना चाहते हैं। राजीव गांधी भी कई बार जाके लोगों से अपील करते हैं कि आप आइए और नेता बनिए, बहुत बार हमने मीटिंग को सुना है। पर सचमुच में कितने यूथ किस किस पार्टियों में कहाँ कहाँ आ रहे हैं, एक सवाल आपने पहले किया था, वो बहुत अच्छा किया था। उस तरफ लोगों ने निराश जरूर किया है। लेकिन जितने, ये जो थर्ड फ्रंट की बात चल रही है, जितने सारे लोग हैं, जितने बुजुर्ग लोग हैं, इनके एम्बिशंस हैं, वो आपस में जब जब आकर के टकराएंगे, इनका तो मुझे कहीं लगता नहीं कि कभी सत्ता में, ये के कारण इनके एम्बिशन वो हमेशा टकराते रहेंगे। यूथ का जहाँ तक सवाल है, मैं एक हवाला देना चाहूँगा। मैं आपको, एक लड़का है संत कबीर नगर से, शरद त्रिपाठी, प्रोसेस है, ये प्रोसेस की बात कर रहा हूँ मैं। लखनऊ में उनका रहना है, और संत कबीर नगर में आके 5 साल तक, पूरे 5 साल तक वो आदमी वहाँ पर काम करता रहा। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, पार्टी कोई भी हो। इस तरह के लोग जिस भी पार्टी में रहें, अगर ये सारे लोग जीत करके आएंगे तो सत्ता में क्या होंगे, उनकी भागीदारी वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन काम करने का इनका जो, जितने, चाहे सपा में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे किसी पार्टी में हो, इस लेवल के लोगों का एक सोच तो बनेगा कि देश के लिए भी, नेशन के लिए भी कहीं ना कहीं इकट्ठा होकर के, जो आप एक कल्पना कर रहे हैं कि कहीं कुछ कम पड़ा तो लोग इकट्ठा होकर दूसरी पार्टी को लोग, एक सोच बना करके कि भाई हम इस देश को
एक तरक्की के रास्ते के लिए इकट्ठा होकर काम करेंगे, ऐसा तो हो सकता है। लेकिन ये सारे जो बुजुर्ग लोग हैं ये अपने आंकड़ों के खेल में और अपने आप को ऊंचा करने की परिस्थिति में और ले जाने के लिए कहीं एक सामंजस्य स्थापित करके कुछ करेंगे और बनेंगे, ऐसा मुझे तो नहीं लगता है। चलिए, आप कह रहे हैं कि यूथ से मुझे पूरी उम्मीद आशा है। लेकिन खतीब साहब, मैं यहाँ पे आपसे ज़रूर जानने की कोशिश करूँगा, जिस प्रकार त्रिपाठी सर कह रहे हैं कि यूथ का ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, वैसे अगर एक उदाहरण के तौर पे अगर मैं कहना चाहूँ यहाँ पर कि हर एक घर में ये हमेशा से दुआ की जाती है कि बड़ा बुजुर्ग हमेशा रहे, उसका साया बना रहे। तो हमारी इस भारत की राजनीति में भी बुजुर्गों का बड़ा अहम योगदान होता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन बावजूद इसके आज जो रेशियो या जो उम्मीद आप युवाओं से कर रहे हैं, क्या आप इस बात से सहमत है खतीब साहब जो त्रिपाठी सर कह रहे हैं? जी, मैं त्रिपाठी साहब से सहमत नहीं हूँ जी, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि अभी राहुल गांधी ये यूथ है, तो इनके अंडर में जो सीनियर लोग हैं उनकी पोजीशन कुछ ऑकवर्ड होती है काम करने में। जी, आपने अभी देखा होगा कि कहाँ पे अभी शरद पवार राहुल गांधी के साथ आने वाला कोई एक रैली में मुंबई में जी, वो शरद पवार महाड़ में थे। जी, तो मैं समझता हूँ कि उनकी शरद पवार की शायद पोजीशन कुछ ऑकवर्ड हो रही थी कि उन्होंने कुछ न कुछ बहाना करके मेरे शरद पवार बहुत बड़े नेता है, बहुत ऊंचे नेता, मेरे हिसाब से उन्होंने उसको टाल दिया उस रैली में आने से। जी। तो यूथ, ये एक नुकसान होता है यूथ के साथ। अगर उस जगह पे कोई सीनियर होता तो शायद सीनियर साथ में बैठ के काम निकाल लेते थे। यानी जनरेशन गैप नहीं, ये जनरेशन गैप, यानी त्रिपाठी साहब आप ये कह रहे हैं कि जनरेशन गैप जो घर से शुरू होता है वो आज समाज में और राजनीति में भी देखा जा रहा है। नहीं, ये यहाँ का जो गणित है अलग। जनरेशन गैप तो यह है कि आज आप देखिए कि भाई साहब जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अपने बेटों को अपने साथ बिठा करके और उनको सिखाते होंगे और बताते होंगे कि ये आपका समाज है, ये आपका देश है, यहाँ आपको चलना है, और उसको मानते होंगे। अब वो उनको दूर करके बात नहीं करते होंगे, अब उनको अपने साथ लेकर के और उनको मोटिवेट करते होंगे, उनको समझाते होंगे और उनकी बात को मानते होंगे। आज का जो यूथ है अपने से बड़ों को, अपने बुजुर्गों को अपने साथ लेके चलने में दिक्कत महसूस नहीं कर रहा है। मुंबई की घटना तो अलग थी। शरद पवार एक ऊंचाई का व्यक्ति है और उसको आप अचानक ला करके और विदाउट नोटिस और बुला लें और वो आ जाए, तो ये तो मतलब आप जो लोग शरद पवार को, आपने शरद पवार का जिक्र किया यहाँ पे खतीब साहब एक क्विक रिएक्शन लूंगा यहाँ पर आपसे शरद पवार साहब के ऊपर। शरद पवार साहब की जो राजनीति में बैठ है, उन्हें एक बहुत बड़ा, मतलब एक बहुत बड़े पॉलिटिशियंस है वो अपने आप में, लेकिन जिस वक्त वो कांग्रेस में थे, जब उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी जिसके चलते एनसीपी का गठन हुआ, पार्टी बनी, उस वक्त शरद पवार साहब के साथ में 162 सांसद थे, यानी कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग लीडर, और आज भी सभी पक्ष के अध्यक्ष के साथ में उनकी अच्छी दोस्ती भी है। तो क्या ये समझा जाए कि शायद हम यहाँ पर बात तो कर रहे हैं नरेंद्र मोदी या फिर कांग्रेस समर्थन देंगी थर्ड फ्रंट को, या थर्ड फ्रंट देगी समर्थन कांग्रेस को, या कोई तीसरा मोर्चा आएगा, लेकिन ऐसे में आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते शरद पवार साहब को, यदि क्योंकि इस देश ने 3 सांसद रहने वाले आई के गुजराल साहब को भी प्रधानमंत्री के पद पे पहुंचाया है सर, नॉट टू फॉरगेट दैट। तो क्या शरद पवार का कुछ करिश्मा, कुछ रोल हो सकता है इस पूरे 16वीं लोकसभा में सर? प्रशांत साहब जी, सवाल पहले ये है जी कि यूपीए को जी मेजोरिटी मिलना चाहिए जी। यहाँ तो कहीं दूर तक मेजोरिटी नजर नहीं आ रही। ये खुद कांग्रेस वाले, यूपी वाले ने एक्सेप्ट कर दिया है, कर लिया है। और शरद पवार जी भी, जिनके 8 ये थे एमपीज, वो मेरे हिसाब से 4 या 5 के 5 पे आ जाएंगे जी, यानी इजाफा नहीं हो रहा है, इजाफा नहीं, कमतरता हो जाएगी उसमें जी, और उसमें वो एक्सपेक्ट करना मैं समझता हूँ कुछ सही दिख नहीं रहा है। चलिए, ऑन दिस वेरी गुड नोट, जिस प्रकार से आप दोनों मेहमानों ने आप स्टूडियो में आए, इरशाद खतीब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम बातों को बड़ी अच्छी तरीके से इस शो में रखा, और साथ ही साथ अमर त्रिपाठी जी सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा में अपनी बातों को दोनों मेहमानों ने बड़े अच्छे खूबसूरत तरीके से इस शो में रखा। 16 का फैक्टर, यानी 16 तारीख को आखिरकार सत्ता पे कौन काबिज होगा, लेकिन वो 16 तारीख को ही पता चलेगा कि जब पिटारा खुलेगा और पता चलेगा कि वाकई बीजेपी के हिस्से में वो ताज आता है प्रधानमंत्री का, या कांग्रेस के हिस्से में आता है, या फिर थर्ड फ्रंट का कोई चौथा चेहरा प्रधानमंत्री के रूप में आता है। क्या कुछ होगा 16 तारीख की तस्वीर, इससे हम आपको जरूर रूबरू करवाएंगे, लेकिन फिलहाल इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। हमें दे अनुमति, लेकिन खबरों का सिलसिला बदस्तूर लेमन न्यूज़ पे जारी रहेगा।